वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले क्या है, जैसे कोई भी बॉडी होगी उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स की वजह से क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्या स्ट्रेन आ रहा है, उसके बारे में पूरा जो कैलकुलेशन है बेसिकली उसकी जो मैकेनिक्स है किसी सॉलिड की मैकेनिक्स, उसको यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि कोई भी जो बॉडी होती है जिस पर कि हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो कितने तरह की बॉडीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो अगर देखिए हम बॉडी की बात करें तो बॉडी वो जिस पर कि आप कोई फोर्स लगाएंगे और जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग एक टर्म से नोटिफाई करेंगे, उसको बोलेंगे लोड। मतलब कोई भी जो किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि ये एक लोड जो है लग रहा है उस बॉडी पर। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि बॉडीज़ की कितने टाइप्स की आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, एक हो सकता है कि वो रिजिड बॉडी हो, एक हो सकता है कि वो इलास्टिक बॉडी हो, और एक हो सकता है कि वो प्लास्टिक बॉडी हो। तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो जैसे ही हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अगर कोई रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का जो शेप होगा वो डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब इसका शेप और साइज वैसा ही बना रहेगा। बट इलास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो इलास्टिक में शेप जो होता है वो बदल जाता है, मतलब ये डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन फिर अपनी जो पुरानी शेप थी उसको जो है रीगेन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। लेकिन प्लास्टिक बॉडी उस तरह की बॉडी है जिस पर कि आप फोर्स कोई अप्लाई करते हैं तो वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंटली हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और यहाँ पर है आप कह सकते हैं टेम्पररी डिफॉर्मेशन। और रिजिड डिफॉर्मेशन, रिजिड में कह सकते हैं कि नो डिफॉर्मेशन। तो बेसिकली डिफॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पर कैटेगराइज किया जा सकता है बॉडीज़ को। एक हो गई रिजिड बॉडी जहाँ पर कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, एक इलास्टिक बॉडी जिसमें कि डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट तक आप फोर्स लगा रहे हैं तभी तक जो है वो अपनी शेप को जो है रिगेन कर लेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन का, कि कितनी एक लिमिट तक आप जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से, या बेसिकली आप कह लीजिए फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो जो बॉडी होगी वो अपना शेप जो है दोबारा रिगेन कर लेगी, तो वो जाती है इलास्टिक बॉडी। और तीसरा है प्लास्टिक बॉडी जिसमें कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि अपने शेप को दोबारा नहीं पा पाती है। तो ये हो गई बॉडीज़। देखिए, अब कोई भी जो बॉडी हो गई या वर्कपीस आप कह लीजिए, कुछ भी आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो कोई भी बॉडी हो गई तो वो तीन तरह की हो गई। अब कोई भी अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि कोई भी बॉडी है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को पहले पढ़ लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बॉडीज़ हैं तो उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग 12-13 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहली एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए, जब भी किसी बॉडी पर आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है स्ट्रेंथ। मतलब मान लीजिए कोई एक बॉडी है, आपने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया, तो एक लिमिट तक ही आप फोर्स इस पर लगा सकते हैं जिससे कि ये डिफॉर्म ना हो। मतलब उस मैक्सिमम फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जितने फोर्स तक की आपकी जो बॉडी है वो डिफॉर्म नहीं होती है, उसकी जो मैक्सिमम आप बता सकते हैं कि कितना फोर्स उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना बेसिकली स्ट्रेस की बात कही जाती है यहाँ पर, तो वो होती है उसका स्ट्रेंथ। मतलब मैक्सिमम वो स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस जिससे कि बॉडी विदाउट फेलियर के साथ जो है रह जाती है, बिना फेलियर के साथ वो बनी रहती है, फेल नहीं होती है, तो वो होता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में देखिए आप लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक होगा शियर स्ट्रेंथ। तो किसी भी बॉडी के लिए अगर हम तीनों का एक इसमें कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हम मान लीजिए तीन ले लेते हैं। एक एल्युमिनियम है, मान लीजिए एक आपका कॉपर है और स्टील है, ये तीन आपके मटेरियल हैं। तो इन तीनों मटेरियल की बॉडी की अगर हम बात करें तो टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर जो स्ट्रेंथ होगी उनमें क्या कंपैटिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एल्युमिनियम, कॉपर या स्टील किसी की भी बात करें तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो तो सेम होगी, लेकिन जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/3 होती है। मतलब शियर स्ट्रेंथ जो होती है काफ़ी कम होती है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे।
तो ये 3 तरह की आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जाती है, मान लीजिए बॉडी है, तो टेंसाइल लोड अगर कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब दोनों किनारों को वो दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है फोर्स, तो इसको बोलेंगे टेंसाइल। अगर पास ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। अगर ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा होता है, जैसे कि कुछ इस तरह से कहिए आप, जैसे एक रिवेट जॉइंट है, मान लीजिए ये 2 तरह की शीट्स थी, इनको रिवेट के थ्रू जोड़ा गया। यहाँ पर ये एक रिवेट थी, यहाँ पर इसको जोड़ा गया और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर देखिए पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है, तो वो क्या करेगा, इसको शीयर करेगा। ये जो आपकी रिवेट लगी है, रिवेट को तोड़ने की कोशिश करेगा, रिवेट को काटने की कोशिश करेगा। शेयरिंग का बेसिक मतलब आप देखेंगे तो काटना। तो यहाँ पर इसको जैसे ये कट कर जाएगा, तो वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट करेंगे, तो उतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ये जो आपका रिवेट है वो फेल नहीं करेगा। बट उसके बाद जो है, जैसे आप शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो बेसिकली स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आप इसके लिए पता करते हैं, या अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि एक मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है, जिसको कि आप अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, तो वो बॉडी जो होगी फेल नहीं होगी। फिर दूसरी एक प्रॉपर्टी है ये इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसा कि आपने पढ़ा था अभी इलास्टिक बॉडी, तो इलास्टिसिटी भी वही प्रॉपर्टी है जिसमें कि जैसे आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो बॉडी होती है वो अपने शेप को दोबारा रीगेन कर ले, दोबारा अपने शेप को पा लेती है, तो वो होती है इलास्टिसिटी। दूसरी इसके बाद प्रॉपर्टी है 3rd नंबर पे, ये है प्लास्टिसिटी। मतलब अपने शेप को नहीं पा पाना, तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्लास्टिसिटी। फिर इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी की हम बात कर लें तो ये होती है डक्टिलिटी। तो देखिए डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि आप उसकी वायर ड्रॉ कर सकें, मतलब वायर बना सकें, जैसे कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, कापर हो गया, तो इन सभी की आप वायर्स बना सकते हैं। तो ऐसी मटेरियल जिससे कि आप वायर बना सकें, ईजिली बनाने में आसानी हो, तो उसको बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे डक्टिलिटी। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी है टेनेसिटी, 5 नंबर पर है टेनेसिटी। टेनेसिटी क्या होती है, जो देखिए मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसी भी मटेरियल की, जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था, तो उसका एक अलग नाम आपने दे दिया, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेनेसिटी। मतलब किसी भी मटेरियल में किसी भी बॉडी पर जब आप कोई टेंसाइल लोड लगाते हैं, वो कितना मैक्सिमम टेंसाइल लोड आप लगा सकते हैं, तो वो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना कि आप लगा सकते हैं वो होती है उसकी प्रॉपर्टी, टेनेसिटी बोलते हैं इसको। 6 नंबर पर है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिससे कि आप उस मटेरियल की जो मटेरियल है उसको आपको एक आर्क के शेप में बनाना है। मतलब मान लीजिए आपका मटेरियल है, उसको आपको कुछ मोड़ना है, तो जितना ईजिली जो मुड़ जाता है कोई भी मटेरियल, वो बोलेंगे कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आर्क बनाने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फिर इसके बाद 7th पे देखें आप, तो वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है, मतलब मेटल की शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी मटेरियल है, आप उसको शीट्स के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर डक्टिलिटी में आपने वायर के शेप में चेंज कर दिया, अगर आपको शीट के फॉर्म में चेंज करना है, तो वो प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मतलब जितना ईजिली जो है वो भी मटेरियल वो शीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे मैलिएबिलिटी। कैसे करते हैं इसको, हैमरिंग के थ्रू। आप हैमरिंग के थ्रू उसको शीट में बदल सकते हैं, कोई भी मटेरियल है। या फिर एक प्रोसेस होता है रोलिंग के थ्रू आप उसको मैलिएबिलिटी मतलब रोलिंग के थ्रू आप उसको जो है शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फिर 8th नंबर पर देखते हैं, 8th नंबर पर है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस देखिए ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में मतलब एक लिमिट तक ही फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं और वो टूट जाता है। मतलब अचानक से कोई भी मटेरियल जैसे ही आप कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो टूट जाए, तो उसको बोलेंगे ब्रिटलनेस। फिर इसके बाद है 9th नंबर पर हार्डनेस। देखिए कोई भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपने ऊपर हो रहे, जैसे कि कोई भी आप उस पर उसको रब करते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, उसको कट करते हैं, उसका अपोज करें, तो वो होती है हार्डनेस प्रॉपर्टी। मतलब हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी किसी भी मटेरियल की, मान लीजिए मटेरियल है, इसकी बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, तो ना ही आप इसको ईजिली कट कर सकते हैं। मतलब कट तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी। जितना ईजिली अदर मटेरियल हो जाएंगे जिनकी हार्डनेस कम है, वो नहीं होगा जो जिसकी हार्डनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वहाँ पर आप इसको कट नहीं कर सकते हैं, उसको रब नहीं कर सकते हैं, उस पर कोई स्क्रैच नहीं लगा सकते हैं। तो ये होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हार्डनेस। फिर इसके बाद है एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं टफनेस।
टफनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो शॉक्स या जर्क्स जो उस पर झटके लग रहे हैं उसको उसका अपोज करता है वो, तो उसको बोलते हैं टफनेस। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं मशीनेबिलिटी। मशीन एबिलिटी मतलब मशीन की कोई प्रोसेस करना, उसको कट करना, या कोई भी मशीनिंग जो प्रोसेस है, कोई भी मटेरियल ईजिली उसको बियर कर पाता है। जैसे किसी को कट करना हुआ मटेरियल बहुत ईजिली वो कट कर गया, तो उसको बोलेंगे कि इसकी मशीनेबिलिटी बहुत बढ़िया है, इसकी जो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये हो जाती है मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट आपका, यहाँ तक हो गया था आपका 10th नंबर, ये मशीनेबिलिटी 11th नंबर। 12th नंबर पर है आपका क्रीप होता है और एक होता है क्रीप स्ट्रेंथ। देखिए जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे पुराने घरों में जो घर होते हैं उनकी जो आप कुछ बीम अगर देखें, कुछ पोर्शंस देखें, तो वो अपने आप ही कुछ धीरे धीरे इस आर्क के शेप में बनने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखिए जब भी थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और काफ़ी लंबे समय के बाद, और यहाँ पर देख रहे हैं आप जैसा कि कांस्टेंट लोड लग रहा है, मतलब लोड जो है वही है, बार बार काफ़ी ज़्यादा लोड है, तो उसकी वजह से जो है ये बेंड कर गया थोड़ा सा। तो टाइम के साथ बहुत ही धीरे धीरे, और थोड़ा सा अगर टेम्परेचर एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है और कांस्टेंट लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो इसका शेप चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रीप। और इसी को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है क्रीप स्ट्रेंथ। मतलब जितना ज़्यादा जो अपोज करेगा, जितना मैक्सिमम ये क्रीप जो है बियर कर सकता है, उसको बोलेंगे क्रीप स्ट्रेंथ। तो ये हो जाती है क्रीप स्ट्रेंथ। इसको आप ज़्यादातर बॉयलर एक्सेसरीज़ जो हैं उसमें पढ़ेंगे, क्रीप स्ट्रेंथ क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब बॉयलर पढ़ेंगे, थर्मल में बेसिकली। उसके बाद है एक फटीग स्ट्रेंथ, फटीग और फटीग स्ट्रेंथ। देखिए जो भी आप अगर मशीन में देखें तो मशीन में शाफ्ट ज़्यादातर यूज़ होती हैं, शाफ्ट के ही थ्रू आप रोटेशनल मोशन जो है पाते हैं। तो जब भी कोई शाफ्ट होती है तो इस पर क्या होता है, एक वेरिंग लोड लग रहा होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कभी यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कभी इस डायरेक्शन में लग रहा है, कभी थोड़ा सा तिरछे लग गया। तो इस डायरेक्शन में मतलब आप इससे क्या देख रहे हैं कि शाफ्ट है ये आपकी, और शाफ्ट के अलग अलग डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लग रहा है। मतलब कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, मतलब बार बार जो है फोर्स जो है वेरिएशन में आ रहा है, वेरिएटिंग नेचर का एक फोर्स है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो शाफ्ट की एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा, एक उसकी स्ट्रेंथ, हर मटेरियल की अपनी स्ट्रेंथ होती है जिस पर कि वो बना रहता है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे इस स्ट्रेस को तो वो फेल कर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो और कम हो जाती है इस वेरिइंग लोड की वजह से। जैसे मान लीजिए पहले कभी ये 5 न्यूटन तक का जो फोर्स था वो झेल सकता था, तो इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो 5 न्यूटन तक की थी। या फिर अगर आप इसका एरिया से डिवाइड कर दें तो स्ट्रेस पता चल जाएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट कर लेंगे कि इतनी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के स्ट्रेंथ है इसकी। मतलब इससे ज़्यादा जैसे ही आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये फेल कर जाएगा। लेकिन वेरिइंग लोड की कंडीशन, मतलब इस पर जब भी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप का लोड लग रहा होगा जो कि अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वजह से ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ और घट करके मान लीजिए 4 तक हो जाएगी, मतलब और कम ही पर ये फेल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फटीग। तो फटीग प्रॉपर्टी क्या होती है, जब वेरिंग लोड लग रहा हो तो उस कंडीशन में जो उसका जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो और घट जाती है, मतलब वो और कम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू पर ही फेल हो जाता है। तो ये होती है फटीग स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक हमने जो भी डिफरेंट टाइप्स की आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी, बॉडी क्या थी, कितनी टाइप्स की थी, उनको पढ़ा। बेसिकली एक तरह का आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में।